नमस्कार। आज फिर से एक बार हम इस पटल पर हिंदी साहित्य संस्थान के समृद्ध मंच पर उपस्थित हुए हैं, आप सभी के लिए, आप सभी के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम किरदारे ज़िंदगी में हम हर बार एक मोती लेके आते हैं, जिसके किरदार के बारे में हम बात करते हैं, जिसके जीवन के बारे में हम बात करते हैं और उस जीवन परिचय में ही, उस जीवन परिचय की यात्रा में ही हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ अर्जित करते हैं। किरदार ज़िंदगी जो कार्यक्रम है, ये एक किरदार को बताता है कि इस किरदार ने क्या किया है और समाज के लिए, इस देश के लिए अपने जीवन में किस तरह उसने अपने आप को अर्पित किया है। तो आज इसी यात्रा में, इसी कड़ी में एक और व्यक्ति को जोड़ते हैं, एक और व्यक्तित्व को जोड़ते हैं, जिनका नाम है अर्शिया परवीन जी। ये एक रंगमंच की कलाकार है और जयपुर की भूमि से हमारे साथ जुड़ी है। तो आइए हम सब मिलके उनका स्वागत करते हैं इस समृद्ध पटल पर। आदरणीय अर्शिया परवीन जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पटल पर। अर्शिया परवीन जी, नमस्ते मैम, आपका नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका अर्शिया परवीन जी इस पटल पर, और हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आपने हमें एक अपने इस जीवन से समय दिया और हमारे साथ इस यात्रा में, इस किरदारे ज़िंदगी की यात्रा में आप हमारे साथ जुड़ी हैं। तो आज हम आपके जीवन के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। तो इस यात्रा को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बस थोड़ा सा परिचय अपने श्रोतागण को बता दूं कि अर्शिया परवीन जी जयपुर से जुड़ी हुई है और 2008 से जयपुर के रंगमंच पर सक्रिय है। ये निर्देशन के साथ साथ मंच परिकल्पना, वेशभूषा, संगीत संयोजन, प्रकाश संयोजन, इनको महारत हासिल है इस कार्य में। इन्होंने 3 विषयों में एमए किया है, जिसमें है सामाजिक कार्य, उर्दू और राजनीतिक शास्त्र। इनके द्वारा निर्देशित नाटक प्रहरी देश के 14 राष्ट्रीय नाट्य प्रतियोगिताओं में 40 से अधिक राष्ट्रीय पुरस्कार ये प्राप्त कर चुकी हैं। डॉक्टर शंकर शेष के प्रतिष्ठित और बहुचर्चित नाटक रक्त बीज में दोहरी भूमिकाओं के लिए इन्हें 10 से अधिक बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार हासिल हुआ है। बहुत बहुत अभिनंदन आपका, बहुत बहुत बधाई। वर्तमान में ये ताम्रकर थिएटर अकादमी जयपुर संस्थान के वरिष्ठ और सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रही हैं और रंगमंच को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय नाट्यकुंभ रंगार्चन का 4 वर्षों से जयपुर में सफल आयोजन कर रही है। बहुत बहुत बधाई आपके इतने सुंदर कार्य जो आप कर रही हैं समाज के लिए रंगमंच के माध्यम से। ये एक प्रतिष्ठित थिएटर कलाकार है और आज हम इनके बारे में, इनके अनुभव, इनके दृष्टिकोण, इनके करियर के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी लेंगे। तो आज आपके इस यात्रा को हम शुरुआत करते हैं। अर्शिया जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप अपनी थोड़ी सी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हम सभी को बताएं। अर्शिया जी, आपका कैमरा आप अगर सेट कर पाए तो कैमरा सेट कर लीजिए। वो, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आप थोड़ा सा अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हम सभी को बताएं। मेरा जन्म जयपुर में हुआ है। अर्शिया जी, माफी चाहूंगी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आप थोड़ा सा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। वो प्यारी होगी थी। छोटा भाई भी मेरा, बड़े बड़े भैया है। अर्शिया जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? गुरु जी है वो, जिन्होंने मुझे रंगमंच से जोड़ा है। मैं अपने श्रोतागण से भी पूछना चाहूंगी, क्या मेरी आवाज साफ आ रही है आप लोगों को? क्योंकि शायद अर्शिया जी के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई।
मुझे ज़रा केवल कमेंट्स किसी में काम अगर के आप लिख के देंगे कि क्या मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप लोगों तक? अर्षा जी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? बस देखिए अभी शुरुआत है। फैमिली का बहुत बड़ा गुलशन जी सपोर्ट रहा जुड़ है। चुके हैं हमारे साथ। क्या गुलशन जी मुझे बताएँगे कि आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, या विभा जी मुझे बताएँ कमेंट में लिख के कि वो मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं? शायद थोड़ा-सा नेटवर्क की थोड़ी तकनीकी कारणों की वजह से अर्षा जी को हम सुन नहीं पा रहे थे और वो शायद डिस्कनेक्ट हो गई हैं। अभी दोबारा वो हमारे साथ जुड़ेंगी। तब तक मैं बता दूँ कि जो जयपुर नगरी है, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है, वहाँ से जो हमारी आज की किरदार है, जो हमारी अदाकारा हैं, वो जुड़ी हैं। और जयपुर रंगों का शहर है। कहा तो भले ही इसे पिंक सिटी जाता है, बट ये रंगों का शहर है और बहुत ही खूबसूरत शहर है। इस लाइट हाँ, आई थिंक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। अभी अभी ठीक है। जी। सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ। आज लाइट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है और दिल्ली एनसीआर में बहुत लाइट जा रही है। और अभी आप देख रहे हैं जैसे मेरे पीछे अंधेरा है और सामने थोड़ी रोशनी है, जो कि अर्शिया जी बैठी हुई हैं। तो इस अंधेरे में ही हम रोशनी की बात करते हैं, रोशनी की तरफ चलते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। जी। तो अर्शिया जी, आप बताइए थोड़ा-सा पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। जी, मेरा जन्म जयपुर में ही हुआ है। जी, मेरी फैमिली में मेरे फादर और मेरा छोटा भाई है, एक बड़े भाई हैं मेरे, उनकी फैमिली है। और मेरे जो गुरु हैं, जो मुझे रंगमंच के जी, क्षेत्र में लेकर आए हैं, जिनका हाथ पकड़ के मैंने रंगमंच की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, वो मेरे साथ ही, ये मेरा सौभाग्य है कि वो भी मेरे पारिवारिक सदस्य के रूप में मेरे साथ रहते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि ये जो थिएटर का जो रुझान है, क्या ये बचपन से जी। है या बड़े होते हुए हुआ? और इसी से जुड़ता हुआ दूसरा सवाल है कि क्यों हुआ? ऐसा कुछ हुआ आपके जीवन में, या ये रुझान कैसे हुआ थिएटर की तरफ? क्योंकि मैं जिस समुदाय से आती हूँ, वहाँ जी, रंगमंच के बारे में सोचना असंभव है। बचपन जिस बिल्कुल। जी, संघर्ष के साथ गुजरा है, ऐसे में उन बंदिशों से निकलकर रंगमंच की ओर आना मेरे लिए बहुत असंभव बात थी। जी, 2012 में जब मेरी मदर जब इस दुनिया से चली गई, मेरे जो गुरुजी हैं, उनका मेरा परिवार से काफ़ी जुड़ाव रहा।
उनके जाने के बाद, मेरी मदर के जाने के बाद, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा उनके जाने की तकलीफ थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एकमात्र जो ताकत थी, वो मेरी मदर थी। आपको जो जी, पता है कि आजकल वर्तमान में भी बच्चियों को शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे मेरे बिल्कुल। मेरी मदर की सबसे बड़ी तकलीफ ये थी, क्योंकि वो अपने परिवार में सबसे बड़ी थी और खुद अपने परिवार की ज़िम्मेदारियों को निर्वाह करते हुए वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाईं। तो उनको कहीं न कहीं ये था कि हाँ, अगर मेरे अगर संतान है, मेरे बच्चे हैं, तो मैं उनको अच्छी शिक्षा दे सकूँ। तो कहीं न कहीं वो मुझ में एक एक अंदर से एक हिम्मत थी कि हाँ, मुझे कुछ करना है, लेकिन बंदिशों के अंदर रहते हुए जब 10वीं कक्षा के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए मुझे काफ़ी तकलीफ़ें आईं। उस वक़्त मेरे गुरुजी ने ही मेरी मदर को सपोर्ट करते हुए साथ दिया। फिर अचानक उनके चले जाने के बाद एक सवाल आ गया था सामने कि मुझे अपना परिवार सँभालना है, अपने फ़ादर को सँभालना है, छोटे भाई को सँभालना है। तो कहीं न कहीं कुछ नौकरी करके मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा लूँगी, क्योंकि मेरे गुरुजी जयपुर रंगमंच के काफ़ी प्रतिष्ठित रंगकर्मी हैं और सबसे अच्छी बात है कि वो उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, क्योंकि एक कलाकार अच्छा इंसान शायद हो ना हो, लेकिन हर एक अच्छे इंसान के अंदर एक अच्छा कलाकार छिपा होता है। जब उन्हीं की बदौलत मैं रंगमंच से जुड़ पाई और सिर्फ़ जो रंगमंच का पार्श्व जो भाग है, सिर्फ़ उसके लिए ही मैं उसके साथ जुड़ी थी। उस वक़्त मेरा शायद फिर से एक बार और नेटवर्क की तकनीकी प्रॉब्लम हो रही है आज। जी, 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 बिल्कुल। जी। तो मैं आपसे इसी से जुड़ा सवाल, जैसे आपने बताया कि बचपन से एक वजह रही या आपकी माताजी की एक ताकत थी जो चली गई, लेकिन शायद वही ताकत ने आपको इस मार्ग पर जाने के लिए उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया बिल और आप इस मुकाम पर आज आई हैं तो शायद उन्हीं की दुआओं की वजह से। तो बिल्कुल। मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि क्या जब आपने ये निश्चय किया कि मुझे रंगमंच पे आना है, मुझे एक आर्टिस्ट बनना है, मुझे कलाकार बनना है, तो क्या आपके समाज की वजह से, आपके उस समाज की होने की वजह से, क्या आपको कुछ ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा? और वो क्या परेशानियाँ थीं? क्योंकि आज भी हमारे समाज में हम देखते हैं कि तो लड़कियों के लिए इस फ़ील्ड में आना, इस क्षेत्र में आना एक प्रश्न उठाता है समाज। तो उसके संदर्भ में आप क्या बताना चाहेंगे? चूँकि मेरी खुद की एक सोच थी कि सबसे पहले मेरे लिए एक बहुत मज़ेदार बात ये रही कि मैंने रंगमंच नहीं चुना। अच्छा, मुझे कोई कलाकार नहीं बनना था। मुझे ये नहीं पता कि रंगमंच क्या होता है, थिएटर क्या होता है, बैक स्टेज क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे सिर्फ़ इतना पता था कि मेरे गुरुजी मुझसे कहा कहा करते थे कि बेटा घर पर बैठे-बैठे आप डिप्रेशन में आ जाओगे, आप मेरे साथ चला करो। आपके जैसे ही अपनी टीम में लोग हैं, उनसे मिला करो तो थोड़ा आपका माहौल बदलेगा। मैंने कहा नहीं सर, मैंने कहा क्योंकि वो दिमाग में एक फ़िल्मों से संबंधित एक जो आपके इमेज बन जाती है कि थिएटर मतलब शायद ऐसी कोई चीज़ है और जो आस-पास उससे जुड़ा हुआ आपके आस-पास जो एक ऑरा बन जाता है, कि नहीं ये जी, चीज़ शायद अपने लायक नहीं है, तो नहीं, जी, ये नहीं। तो मन में कहीं न कहीं वो एक अंदर एक ना वाली भावना के साथ मजबूरी में चलो देखते हैं, दादा ने बोला है क्योंकि मेरे जो गुरुजी हैं, उनको हम दादा हुँ, कहकर पुकारते हैं। उन्होंने बोला जी, कि बेटा कुछ नहीं, आप चलो, आपको हुँ, अगर थोड़ा-सा भी अगर गलत माहौल लगे, तो आप वापस आ जाना। ठीक है, वहाँ जब जाके सब लोगों से मिली तो ऐसा लगा कुछ वक़्त के बाद में कि नहीं, जो आस-पास जो बातें फैलाई जाती हैं कि नहीं रंगमंच तो ये है या इसमें तो लड़कियां बिगड़ जाती हैं या हाथ से निकल जाती हैं जो एक
ज्यादातर खास करके लड़कियों के लिए ये शब्द इस्तेमाल लिए ये सब लिए जाते हैं। जी। तो वहां जाने का पता चला कि रंगमंच बिल्कुल अलग है, फिल्मों से तो बिल्कुल अलग है रंगमंच। रंगमंच और उस वक्त के बाद में आज जब मैं खुद को जब देखती हूँ कि रंगमंच ने मुझे चुना है खुद की उपासना क्या के बात, लिए। क्या बात। बहुत तो खूब। सिर्फ रंगमंच केवल प्रसिद्धि पाने का साधन नहीं है कि आप प्रसिद्धि पा रहे हो। शायद आप उतनी कोशिश नहीं कर रहे हैं रंगमंच के लिए कि रंगमंच आपको कुछ दे सके। और मैंने निस्वार्थ, आज भी मैं अपने मन पर हाथ रख के जब ये सोचती हूँ कि निस्वार्थ बिना किसी उद्देश्य के रंगमंच ने मुझे खुद अपने साथ जोड़ लिया। और बदले में जो उसने फिर मुझे दिया, वो आज भी उसी की बदौलत आज मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप भी रंगमंच को नहीं, रंगमंच ने आपको चुना है, बहुत ही सटीक बात कही। और आपने अभी बातों में बोला कि रंगमंच और सिनेमा में बहुत अंतर है। तो हाँ, बहुत मैं अंतर। और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि क्या है वो अंतर? और उससे पहले मैं समय लेके जो हमारे साथ जुड़े हैं श्रोतागण, जो हमारा अपना समय निकाल के जो हमें सुनने के लिए इस पटल से जुड़े हैं, बहुत-बहुत उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे साथ राजीव जी जुड़ चुके हैं, आदरणीय साधना जी जुड़ चुकी हैं, उमेश जी जुड़ चुके हैं, गुलशन जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आदरणीय सागर जी जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत उत्साह कर रहे हैं और सभी आपको अभिनंदन कर रहे हैं और बहुत-बहुत बधाई दे रहे हैं, आपने जो भी काम अभी थैंक किया यू। है, जो भी आप जिसमें कार्यरत हैं। तो चलिए शुक्रिया, वापस शुक्रिया। लौटते हैं सवालों पे। और जो मैंने सवाल पूछा था उसका उत्तर जरा दें आप अपने शब्दों में कि क्या फर्क है सिनेमा और रंगमंच? मेरा जितना अनुभव रहा है कि सिनेमा जो है वो आपके अभिनय की सीमाओं को सीमित कर देता है। आपके जो फेस के एक्सप्रेशंस आते हैं या उस किरदार से जुड़े हुए जो आपके अंदर एक जो सोच उत्पन्न होती है, वो आपको निर्देशक के अनुसार ही प्रस्तुत करना होता है। कैमरे के सामने उसको, मतलब आप कैमरे की सीमाओं के अंदर बंद कर काम करते हैं फिल्म में या एक्टिंग में, जबकि जो रंगमंच है वो आपको खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका देता है। रंगमंच आपको लाइव, मतलब आप ये जो बोलते हैं कि बिल्कुल दर्शक आपके सामने आपकी आपके किरदार की, आपकी भावना के साथ रूबरू जब होता है, तो कहीं न कहीं उस किरदार को खुद के अंदर उतारने की कोशिश करता है कि ये जो कलाकार मेरे सामने अपना अभिनय कर रहा है, शायद ये किरदार मैंने कहीं न कहीं जिया है। जी, जी, बिल्कुल सही। स्वतंत्र रूप से, मतलब आप अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप रंगमंच के अंदर आप डायलॉग्स के द्वारा आप अपनी बात को व्यक्त करें। माइम अभिनय के द्वारा, नृत्य के द्वारा आप अपनी किरदार को, अपनी कहानी को आप प्रस्तुत कर सकते हैं और दर्शकों तक पहुँचा सकते हैं। और उसका प्रभाव कहीं फ़िल्म से कहीं ज़्यादा अधिक दर्शक पर इसका प्रभाव पड़ता है। बहुत खूब, बहुत खूब। एक हमारे श्रोतागण हैं आदरणीय सुरेंद्र सागर जी, वो लिख रहे हैं कि उसमें जी, रीटेक बिल्कुल। नहीं होता है। और ये बहुत सही बिल्कुल। बात बोली है कि फ़िल्मों में हम शायद 2 मिनट का या 1 मिनट का सीन भी हम बहुत बार उसे करके सही कर सकते हैं, बट अगर आप मंच पर हैं, तो गलती की शायद कोई गुंजाइश नहीं, और अगर गलती गलती की हो भी आपको जाती है तो गुंजाइश नहीं आपको, होती। और गलती शायद अगर हो भी जाए तो दर्शकों तक ना पहुँचने की जो कला है वो आपके अंदर शायद आनी वो चाहिए। आनी चाहिए, बहुत बिल्कुल। बहुत खूब बात करी आदरणीय जी। और आदरणीय सुधा बसु सौम्या जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत-बहुत बधाई दे रही हैं आपको आपके कार्य के लिए। आगे चलते हैं इस यात्रा में, आपके अभिनय की यात्रा में। तो मैं जानना चाहूँगी कि बहुत सारी विधाएँ होती हैं नाटक में। तो आप थोड़ा-सा हमें बताएँ कि कौन-कौन सी विधाएँ होती हैं और आपकी सबसे पसंदीदा विधा कौन-सी? मैंने अब तक जो जिसमें मेरी ज़्यादा रुचि रही, वो है
अभिनय के माध्यम से आप अपनी बात को दर्शकों तक पहुंचाएं। माइम भी उसका सबसे अच्छा प्रकार है, जिसे हम मौन बोलते हैं। मौन के माध्यम से हम अपनी बात को दर्शकों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसके कई लेकिन अतर, उसके अगर आप अगर आप अगर आप अगर अपने डायलॉग्स के माध्यम से अगर आप दर्शकों तक वो बात पहुंचाते हैं जो उसके दिल को छू रही है, संगीत के माध्यम से आप उन तक अपना प्रभाव पहुंचा रहे हैं, तो ये कहीं कहीं ना कहीं रंगमंच को सशक्त बना रहे हैं। जी, तो आपने अभी तक जितने भी किरदार निभाए हैं अर्षा जी, तो आपका सबसे दिल के करीब कोई किरदार है, उसके बारे में आप बताना चाहेंगी हमें, और वो क्यों है? मेरा अब तक जो मैंने अभिनय किया है उसमें डॉक्टर शंकर शेर जी लिखित नाटक है रक्त बीज, बहुत ही प्रतिष्ठित हिंदी नाटकों में से एक है। उसमें एक किरदार जो उन्होंने वर्तमान में समाज में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से संबंधित लिखा है। उसमें एक किरदार है सुजाता का। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक पत्नी अपने पति का किस हद तक साथ निभाती है कि वो भी मध्यम वर्ग से ऊपर उठकर उच्च वर्ग तक पहुंच सके, और उसके लिए वो गलत रास्ते भी अपनाती है। और आज भी वर्तमान में भौतिकवादिता जितनी ज्यादा बढ़ रही है, उसके अंदर लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक पहुंच रहे हैं। वर्तमान में भी मैंने उस किरदार से जुड़ी हुई महिलाएं देखी हैं जो अपने महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं उस तरह की हद तक पहुंच रही हैं। तो इतने वर्षों पहले लिखा हुआ नाटक आज भी उतना समसामयिक है। तो ये जो एक किरदार है, ये मेरे बहुत कहीं अधिक करीब है। जी, जी। अ, इसके बाद मैं पूछना चाहूंगी कि किरदार आपके, जब आप कोई भी किरदार करती हैं, तो क्या उस किरदार का कुछ अंश आपके व्यक्तित्व को व्यक्तित्व में जुड़ा होता है हमेशा के लिए? क्या सुजाता अर्शिया परवीन के अंदर है कहीं ना कहीं, या किरदार और अर्शिया परवीन बिल्कुल अलग अलग होते हैं जब मंच से वो निकल जाती है? जब वैसे तो जब भी सिखाया जाता है कि हाँ, जब भी आप मंच पर जब भी अपना प्रस्तुति के लिए जब कदम रखते हैं तो आपके अंदर उस किरदार की परकाया आ जाती है। तो उस जी, वक्त आपका खुद का अस्तित्व नहीं है, आप अर्शे परवीन नहीं हो। जी, उस वक्त आपको मानसिक रूप से उस किरदार के अंदर इतना ज्यादा ढल जाना है कि उसमें अर्शे परवीन नजर नहीं आएगी। और कहीं ना अगर उसके अंदर नजर आ रही हैं, क्योंकि दर्शक बहुत बारीकी से किरदार को देखते हैं कि कोई व्यक्ति कितना अंतर मन से उस किरदार को निभा रहा है। अगर आप उस किरदार के साथ पूरा न्याय नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपने उस किरदार को अभी तक समझा नहीं। और मैंने शुरुआत के दिनों में बहुत बार ऐसा एहसास किया, क्योंकि लेखक ने जो किरदार लिखा है, आपका निर्देशक उस किरदार को आप तक कितना पहुंचा रहा है, चाहे वो आप जब आप अभ्यास करते हैं, उसके अंदर उस किरदार की बातचीत की जाती है कि उस किरदार की मानसिकता क्या रही है, वो किस सोच के साथ अपना जीवन जी रही है। जो जो सुजाता है, वो अपनी पति की महत्वाकांक्षाओं के लिए उसको इतना ज्यादा मजबूर किया जा रहा है कि वो अपने पति की हर बात मानने को क्यों तैयार हो रही है। तो अर्शिया परवीन को सुजाता की मानसिकता तक पहुंचना पड़ेगा। शुरुआत में मुझे इस किरदार को समझने में बहुत तकलीफें हुई। मैं और मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि सवाल आपके मन में आते रहने चाहिए अपने किरदार से जुड़े हुए, क्योंकि जितना ज्यादा आप उस किरदार से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं, उतनी ही ज्यादा आपके अभिनय में निखार आता है, उस किरदार को करने में निखार आता है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत में और आज जब मैं तुलना करती हूँ, तो हाँ, अब कहीं ना कहीं जाकर मैं सुजाता को मंच पर जीने लगी हूँ।
और कहीं ना कहीं मुझे मंच से बाहर निकलकर जब मैं सामाजिक तौर पर बहुत सारी औरतों को जब देखती हूँ, महिलाओं को जब देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझ में भी कहीं ना कहीं एक सुजाता छुपी हुई है। ये लेकिन चूंकि उसका जो अंत है वो बहुत ही नकारात्मक है, जो सुजाता के किरदार का अंत है वो नकारात्मक है, तो मुझे कहीं ना कहीं सुजाता की तरह अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाना नहीं है, मुझे उसके द्वारा की गई गलतियों से सीखना है। तो मैं उस किरदार से सीख रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि अगर इस तरह की कहीं भी मुझे आसपास कोई बात या कोई ऐसा मामला जब नजर आता है तो मैं उससे बातचीत करने की कोशिश करती हूँ, सिर्फ उस किरदार को समझने के माध्यम से। और सिर्फ एक सुजाता ही नहीं, बहुत से ऐसे किरदार हैं जिनको आप अपने अंदर जब उतारते हैं तो उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब सारी आपके अंदर आती हैं, इतना ज्यादा आपके ऊपर मानसिक प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। और शायद किसी किरदार को निभाने के लिए उसकी मानसिकता बहुत ज़रूरी है, और यही बात आदरणीय सुधा बसोर जी हमसे बता रही हैं। और इससे पता चलता है कि शायद सभी जो श्रोतागण हमसे जुड़े हैं, वो कहीं न कहीं जैसा आपने शुरुआत में ही कहा था कि हर इंसान के अंदर कहीं न कहीं कलाकार ज़रूर छुपा है। तो आज शायद आपकी बातें सुनकर अपने अंदर के कलाकार को सब हल्का-हल्का महसूस ज़रूर कर रहे हैं। तो अर्षिया जी, एक बात पूछना चाहूंगी। जैसे हम जानते हैं कि 2008 से आप इस रंगमंच से जुड़ी हैं, बहुत सारे कार्य किए हैं, बहुत पुरस्कार हासिल किए हैं, बहुत नाटक आपने निर्देशित किए हैं। तो जब आप कोई भी नाटक आप निर्देशित कर रही हैं या आप निर्देशन कर रही हैं, उसमें आप काम कर रही हैं, तो आपका क्या मानना है कि आपका हर नाटक या कोई भी आपका काम समाज पर किस तरह का प्रभाव डालता है, और आप इस मानसिकता को किस तरह अपने आप को चुनती है कि मुझे ये नाटक करना है और इसका प्रभाव ये होना चाहिए हमारे समाज में? एक तो सबसे पहले मैं जिस माहौल से जद्दोजहद से निकलकर रंगमंच की दुनिया में आई, तो मेरी जी, एक ऐसी मानसिकता बन गई है कि मैं कोई भी अगर नाटक उठाती हूँ या किसी भी नाटक के बारे में सोचती हूँ तो वो ऐसा हो जो समाज के रूप को दर्शकों तक दिखा सके। कभी कभी इस तरह की कंडीशंस आती हैं सामने कि हमारे सामने कृतियों का चुनाव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी हम्म, कभी हमारे जो टीम के जो कलाकार हैं उनकी पसंद के अनुसार हमको नाटक चुनना पड़ता है। तो उनके साथ जब इन चीजों का जब डिस्कस किया जाता है कि इसका प्रभाव दर्शकों तक कैसा रहेगा, क्योंकि हमेशा एक मेरे जो गुरुजी हैं वो एक बात बोलते हैं कि जब भी आप कोई नाटक प्रस्तुत करते हैं तो जो उसका अंत है, उसका अंत आपको खुद को पता होना चाहिए कि वो सुखद अंत है या कोई प्रश्न को लेकर अंत हो रहा है उसका। और सिर्फ आपको अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना है, इसलिए आप कोई भी नाटक उठाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। या आजकल जो एक अभी इन दिनों एक चलन में आया हुआ है कि आपको सरकार की ओर से कोई अनुदान दे दिया जाता है, तो आप आज उस अनुदान के लिए कोई भी नाटक उठाकर किसी भी तरह का चाहे वो प्रस्तुति उस तरह से तैयार नहीं है, फिर भी आप उसको कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उसको करना है। उसका प्रभाव दर्शकों तक कितना हो रहा है कितना नहीं, उसके बारे में कोई भी निर्देशक या कलाकार ये सब चीजें नहीं सोचते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमें वो अनुदान मिल जाए। मेरे साथ ये सबसे बड़ी बात रही कि मैंने जब भी कोई कृति चुनी है तो कितना गंभीर वो अपने बात को उठा रहा है और उसका हमारे समाज के ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है, ये मैं सबसे अधिक देखती हूँ। मेरा एक बहुत ही अच्छा नाटक है प्रहरी, जो इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर पर तैनात उन सैनिकों की मनोव्यथा पर आधारित है जो युद्ध ना होने की स्थिति में भी अपना फर्ज निभा रहे हैं। सालों साल वो
सरहद पर तैनात हैं, हर वक्त अपना फर्ज निभा रहे हैं, तो क्या उन दो देशों के सैनिकों के बीच क्या उनकी मानसिक स्थिति रहती है? क्या वो आपस में बातचीत करते हैं? उनके परिवार से जुड़ी हुई, तो जो सत्यता है, जो रंगमंच है, वो वास्तव में सत्यता को बताने का ही ज़रिया है। आज जिस तरह से नाटकों को लेकर जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट के नाम पर बहुत सारी चीज़ें परोसी जा रही हैं, तो जो अच्छी कृतियाँ हैं, जो समाज का आईना दिखाने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए पड़ी हैं, उनके ऊपर हमको काम करना ज़रूरी है। वो समाज की सच्चाई को हमारे सामने लाती हैं, क्योंकि रंगमंच एक ऐसा माध्यम है, जो सिर्फ़ आपको मनोरंजन नहीं देता, बल्कि ये जन आंदोलन का भी प्रतीक है। तो मैं हमेशा जब भी कोई कृति चुनती हूँ, तो मेरा उद्देश्य रहता है कि उस कृति के माध्यम से समाज में एक अच्छा संदेश जाए। जी, बिल्कुल सही। अ, जो समाज से जो जुड़ा हमारा हर कार्य है, मुझे लगता है कि हर इंसान जो भी कार्य कर रहा है, वो कभी न कभी, कहीं न कहीं समाज को क्या दे रहा है और क्यों दे रहा है, इसके बारे में ज़रूर सोचता है। तो अभी आपने बोला कि सामाजिक मुद्दों की बात आपने उठाई, तो मैं जानना चाहूँगी कि थिएटर के माध्यम से आप किन सामाजिक मुद्दों को चाहती हैं कि वो उठे और आपने कुछ अगर उनके लिए काम भी किया हुआ, तो वो भी हमें ज़रूर बताएँ? कि ऐसे कौन से मुख्य 3 या 2 या 3 सामाजिक मुद्दे हैं जिन पे आप चाहती हैं कि भविष्य में आप एक ऐसा नाट्य प्रस्तुति दें? अ, मेरी इच्छा है कि भविष्य में मैं इस तरह की कृतियों पर काम करूं, जो जैसे आज एक हवा चली हुई है महिला सशक्तिकरण को लेकर, कि जो भी कोई कोशिश करता है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर ही नाटक किए जाए। क्या हम अपनी सोच का दायरा इतना बढ़ा सकते हैं कि क्या किसी पुरुष के जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं कि आज उसका जीवन कहीं और होता, लेकिन आज कहीं और है। तो उस तरह के विषयों पर हम बातचीत नहीं करते, या उस तरह के विषयों पर नाटक नहीं लिखे जा रहे हैं, और अगर लिखे गए हैं, क्योंकि हमारे भारत देश में एक मानसिकता है, जो कि पुरुष प्रधान समाज है, तो पुरुष को जी, वो कमजोर नहीं दिखा सकते, पुरुष को वो बिल्कुल सही। महिला से कमजोर नहीं नहीं दिखा सकते। लेकिन वास्तव में अगर हम देखें, क्योंकि मैंने मैंने जितनी गहराई से देखा है कि कहीं ना कहीं पुरुषों में भी उस तरह के संघर्षों का उन्होंने अपने जीवन में सामना किया है। उस तरह की कृतियों पर नाट्य मंचन होना आवश्यक है। विशेष तौर पर जो शिक्षा है, जो शिक्षा से जुड़ी हुई जो बातें हैं, आज भी मैं बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि शिक्षा को लेकर अभी भी बहुत सारे बंधन हैं बच्चियों के सामने। सिर्फ मंचन करना ही कि नहीं हमको तो करना है, सिर्फ हमने कर दिया, दर्शकों की तालियां मिल गई, मंच से बाहर ना हम आ गए, हमारा काम पूरा हो गया। आपका काम पूरा नहीं हुआ। आपके आसपास कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे ऐसे व्यक्तित्व मिल जाएंगे आपको, जो अपने अंदर कुछ बातों को दबाकर बैठे हैं। एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा कलाकार हो सकता है। अगर आपको समाज में रंगमंच के माध्यम से अगर परिवर्तन लाना है, तो अपनी सोच का दायरा बढ़ाना है, और अपने स्वार्थों की पूर्ति के साथ-साथ, क्योंकि रंगमंच इतना अभी भी व्यावसायिक नहीं हुआ है कि वो कलाकारों को प्रोत्साहित कर सके। कहीं न कहीं उसे जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो उसी जद्दोजहद के अंदर वो कहीं न कहीं अपने उद्देश्य को भूल कर बैठा है। मेरे आस-पास कहीं न कहीं समस्याएँ हैं, जिनको शायद मैं रंगमंच के माध्यम से दूर कर सकता हूँ, क्योंकि रंगमंच एक ऐसा सशक्त माध्यम है कि वो किसी भी व्यक्ति की अ, व्यक्तिगत जो उसकी जिसको हम बोलते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसको इतना जी, ज़्यादा विकसित कर कर सकता है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं अपने आप को मानती हूँ, क्योंकि
जब मेरी जिंदगी में रंगमंच परिवर्तन ला सकता है तो किसी की जिंदगी में भी ला सकता है। और जब मेरी जिंदगी में आया है तो मेरा ये कर्तव्य नहीं, मेरा ये उद्देश्य होना चाहिए कि मैं भी इसके माध्यम से किसी की जिंदगी में परिवर्तन ला सकूं। और ये मेरी कोशिश जारी है और इसके लिए मैं कुछ विशेष बच्चों के साथ काम कर रही हूँ रंगमंच के माध्यम से। उनको समाज के साथ जोड़कर रखने का काम कर रही हूँ। ये विशेष बच्चे हैं जो मेरे साथ मेरी मेरी संस्था के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। और उनके अंदर मैंने बहुत परिवर्तन देखा है कि आज वो बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सही बात करी आपने कि बहुत सारे ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं जिनके बारे में हम शायद बात भी नहीं करते और सोचते हैं कि शायद ये इतनी महत्वता नहीं रखते। और एक मुद्दा जो आपने बताया कि पुरुषों का संघर्ष, ये बिल्कुल सही बात करी जी। है आपने कि हम महिलाओं के संघर्ष की सच में बात करते हैं और ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि महिलाओं का संघर्ष थोड़ा ज्यादा है, पर इससे पुरुषों का संघर्ष कम नहीं हो जाता। ये हमें मानने में हिचक नहीं होनी चाहिए। नहीं हमारे होनी साथ चाहिए। जुड़ गई हैं आदरणीय अनुराधा जी और वो भी यही मानती हैं कि अलग अलग महिलाओं का, मर्दों का अलग अलग संघर्ष, उनकी अलग यात्रा है और जिसके बारे में हम शायद बहुत कम बात करते हैं। हमारे साथ आदरणीय पूनम जी जुड़ चुकी हैं, आदरणीय राजीव जी जुड़ चुके हैं। आदरणीय पुष्पलता तनेजा जी जुड़ चुकी हैं और लाइट फिर से जा चुकी है और लाइट आजकल बहुत परेशान कर रही है, तो इसके लिए मैं एक बार और क्षमा जी। चाहती हूँ सबसे। तो इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी आपने अपनी बातों में बोला कि आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है अभी भी रंगमंच कर्मियों। अगर मैं सिनेमा की तुलना करूँ तो शायद ये सच्चाई है, थोड़ी कटु सत्य है, पर इसकी वजह क्या है? क्यों आज सिनेमा और रंगमंच में इतना बड़ा अगर हम देखते हैं कि बहुत फर्क है, तो वो फर्क क्यों है? और क्या ये फर्क कभी कम होता दिखता है आपको भविष्य में? कोई भी कलाकार या कोई भी व्यक्ति जब रंगमंच चुनता है तो क्योंकि मैंने ये बहुत बहुत बार देखा है कि ये एक ऐसी आपके आसपास शायद शुरुआत से ही इस तरह का ऑरा बना हुआ है कि रंगमंच को करने में शुरुआत से ही बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले तो आती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, महिला कलाकारों का ना होना। क्योंकि आज भी रंगमंच को कि हाँ ये तो भांड है या कहीं पर भी जाके ये तो प्रस्तुति कर देंगे, इनका क्या लेवल है, ये चीजें आज भी सुनने को मिलती हैं। जबकि आप देखें पृथ्वीराज कपूर से लेकर अगर आप पंकज त्रिपाठी तक देखें तो ये सब जितने भी जो लोग हैं ये सब आज रंगमंच की ही वजह से उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। रंगमंच आपके आधार को मजबूत करता है और आप जिस क्षेत्र में रंगमंच कर रहे हैं वहां पर आपके रंगमंच को लेकर लोगों की क्या मनस्थिति है, ये रंगमंच को सबसे ज्यादा मजबूत और कमजोर बनाती है। आज मैं जयपुर में, राजस्थान में अगर रंगमंच की बात करती हूँ तो यहाँ पर रंगमंच का प्रभाव उतना नहीं है जितना महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल या दूसरे अन्य जो राज्य हैं उनमें सम्मान के रूप से देखा जाता है, व्यावसायिक रूप से देखा जाता है। तो वहां पर जो लोग हैं उनकी जो रुचि है वो रंगमंच पे भी देखने को मिलती है। कुछ लोगों की मानसिकताओं के चलते या ये कि हमें इससे क्या फायदा होगा, आपने तो प्रस्तुति कर दी। आज भी कलाकार की ये स्थिति है कि उसको प्रस्तुति करने के पश्चात उसको किसी भी प्रकार का मानधन प्राप्त नहीं होता है। खास करके जो सरकारी
जो मामलों में अगर हम देखें तो सरकार की ओर से ही रंगमंच के आधार को मजबूत करने के लिए जो प्रयास हैं वो कहीं न कहीं कमज़ोर है। क्योंकि हमारा जो राजस्थान है वो लोक कलाओं को ज़्यादा महत्वता देता है, ना कि रंगमंच को। तो जो रंगमंच को रंगमंच में अपनी रुचि रखते हैं या वो उसे अपना प्रोफ़ेशन बनाना चाहते हैं, तो वो कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा उनको इस चीज़ को लेकर तकलीफ़ आती है क्योंकि जो जितने जितने कुछ लोग जो रंगमंच से जुड़े हुए हैं, सिर्फ़ वही लोग उसको बचा कर रख रखे हैं। और आजकल जो लोगों की मानसिकता बन बन गई है कि हाँ, 1-2 नाटक किए, हमें थिएटर आ गया, जबकि अ, सीखने का कोई भी अंत नहीं है। चाहे वो बहुत रंगमंच हो या कोई भी क्षेत्र हो, अगर आपने खुद को ये मान लिया कि 2 या 3 नाटक करने के बाद हम रंगकर्मी कलाकार बन गए हैं और अब हमको अपने प्रसिद्धि पाने की ओर रुख करना है, तो ये सबसे बड़ी गलतफ़हमी और कमज़ोर आधार के साथ लोग खुद को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। और फ़िल्मों के अंदर चूँकि प्रसिद्धि पाने का सबसे सरल तरीका है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हुँ, फ़िल्मों में भी प्रसिद्धि पाने का ये सरल तरीका नहीं है। कहीं न कहीं आपके अंदर जो प्रतिभा है, उसको बहुत बारीकी से आज फ़िल्मों के क्षेत्रों में देखा जाता है और देखा जाता रहेगा। एक युवा वर्ग की जो मानसिकता बन गई है, उसमें भी परिवर्तन होना ज़रूरी है। गुरु-शिष्य परंपरा जब तक आपके खुद के ज़हन में नहीं होगी कि हमें सीखना है और उस सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। जब तक आप इस मानसिकता के साथ जुड़कर काम नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन इस चीज़ को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि रंगमंच अपने आप में ही एक उपासना है, एक इबादत है। जब आप इसको पूर्ण रूप से सौंप दोगे, तो ये खुद आपको देना शुरू करता है। जब आप निस्वार्थ होकर कोई भी जब काम करने लगते हो, तो ये आपको उससे कहीं दुगना आपको लौटाता है। ये मेरा अनुभव रहा है कि शायद रंगमंच की इस प्रकार की मानसिकता बना दी गई है कि ये सिर्फ़ मतलब बहुत अलग तरह के लोगों का काम है जो अपना घर फूँक, तमाशा देख, आप खुद अपनी जेब से पैसा पैसा लगा रहे हो, सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की आपको कोई भी सहयोग उपलब्ध नहीं है और जिनको है वो उनका सिर्फ़ प्रस्तुति के लिए फ़ायदा उठा रहे हैं और कर रहे हैं ऐसा बहुत लोग। तो मुझे ये लगता है कि वो रंगमंच की जो विचारधारा है वो उससे दूसरी तरफ जाकर काम कर रहे हैं। वो वो लोग रंगमंच नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अ, आपके विचारों को सुन के सभी लोग बहुत ही उत्साहित हैं और बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, जो भी हमारे साथ श्रोतागण पूरे समय से जुड़े हुए हैं, अंजलि विभा जी जुड़ी हुई हैं और गुलशन जी जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र सागर जी जुड़े हुए हैं और जी, सभी बहुत ही प्रशंसा कर रहे हैं कि इतने प्रशंसनीय काम आप कर रही हैं और ये सोच जो आप समाज को दे रही हैं, जो अपने कार्य की तरफ से दे रही हैं, वो बहुत ही बड़ी बात है। और आदरणीय पुष्पनाथ तनेजा जी ने एक सवाल पूछा है आपसे कि जी, क्या परिवार का साथ जो आपको जी, मिला, जो आपने बताया परिवार का साथ मिला, तो अगर ऐसे भी शायद कई लोग होंगे जो परिवार का साथ नहीं मिलता होगा और वो इस जी। कार्य क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी? और आपको किस तरीके का पूरी तरीके से साथ मिला या आपको उन्हीं तरफ से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, सिर्फ परिवार की तरफ शुरुआत में से? मुझे शुरुआत में मुझे चूँकि मैं सिर्फ़ पार्श्व सहयोग के लिए ही रंगमंच से जुड़ी थी और मुझे हुँ, अभिनय नहीं करना था कि मैं ऑन स्टेज नहीं आऊँगी। आप मुझे बैक स्टेज का कुछ भी काम समझा दीजिए, वो मैं पूरे मन से कर दूँगी लेकिन नहीं, ऑन स्टेज नहीं आना। मतलब वो एक मानसिकता थी बनी हुई कि नहीं, पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे?
ये सवाल तब तक थे मन में जब तक आत्मविश्वास कम था। लेकिन धीरे-धीरे अपने टीम के सदस्यों को टीम के सदस्य के लोगों ने जब मेरी हिम्मत बढ़ाई, तो विशेष तौर पर मेरे जो गुरु थे, मैं ये मानती हूँ कि शायद मेरे कुछ अच्छे कर्म रहे या मेरे अंदर एक खुद को लेकर एक विश्वास था कि हाँ, मैं जिस चीज़ से जुड़ी हूँ, मुझे उसका या और अपने परिवार का दोनों का सम्मान बनाए रखना है। तो जब आपके अंदर जब ये भावना रहती है, तो आप दूसरी तरफ नहीं जा पाते। आपको पता है कि आपका उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य था कि मुझे कुछ करना है, समाज के लिए कुछ कुछ करना है। परिवार में बहुत बार विशेष तौर पर मेरे फादर का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। मेरे जब कुछ वक़्त के बाद जब मेरे परिवारजनों को, मेरे भाई को जब इन सब चीज़ों का पता लगा, तो उन्होंने मुझे मना नहीं किया, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत काम खूब। देखा पहले कि ये जो काम कर रही है, ये गलत नहीं है। उन्होंने मेरे टीम के लोगों के साथ मिलकर वो और आज वर्तमान में ये स्थिति है कि जब मैं अपना मंच पर जयपुर के रवीन्द्र मंच पर कभी भी अपना कोई नाटक प्रस्तुत करती हूँ, तो वो खुद बैक स्टेज का काम सँभालने के लिए आता है। तो कोई क्या हमें बात कोई काम हो तो तू बता देना, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं उसकी फ़िक्र तू छोड़ दे अब। क्योंकि हमें पता है कि आज जहाँ तुम हो, तुम अपनी मेहनत की वज़ह से हो, अपनी काबिलियत की वज़ह से हो और हमें पता है कि हमारा जो विश्वास है, वो आप कभी तोड़ोगे। बहुत खूब। और सच बात आज है। हाँ जी, आज बोलिए। आज मेरी टीम में भी जो बच्चियाँ आती हैं, महिला कलाकार आती हैं, आज उनको एक पारिवारिक माहौल मिलता है कि हाँ, आज दीदी या मैम आज हमें जिस तरह से रखती हैं, तो हमें लगता ही नहीं है कि हम कहीं किसी दूसरी जगह काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनको संबल मिलता है कि हाँ, अ, आज ये जब इस मुकाम पर हैं, तो हम भी कहीं न कहीं, कभी न कभी उस जगह पर ज़रूर पहुँचेंगे। और वो बिल्कुल, कोशिश बिल्कुल। कर रही हैं, वो पहचान बना रही हैं। बिल्कुल सही बात कि अगर हम हमारे सामने अगर कोई एक आइडियल है, कोई ऐसा इंसान है जो हमारी प्रेरणा बन जाए, तो शायद जी, हमारे जो कार्य क्षेत्र में जो हमारा पथ है जिस पे हम चल रहे हैं, वो शायद थोड़ा आसान हो जाता है और हमें एक किरण दिखाई देती है कि शायद आज जहाँ पे हमारे सामने जो इंसान खड़ा है, हम भी वहाँ पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं और ये मुमकिन है, क्योंकि जो आपने कर दिया है, वो बाकी जो आपके टीम मेंबर्स हैं, जो आपने बताया जो छोटे बच्चे हैं या जो भी आपके कार्यक्रमी साथी हैं, वो सब यही उनके ज़हन में ज़रूर ये आता होगा कि जब एक कोई कर सकता है, तो शायद मैं भी कर सकती हूँ। ये बहुत बड़ी जी, बात है, किसी की इंस्पिरेशन बनना ये जीवन में बहुत बड़ी बात है और बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है हमारे साथ आदरणीय रूपचंद जी जुड़े हुए लगातार और प्रशंसा कर रहे हैं, हमारा उत्साह कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पटल पर, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम की शोभा आप ही हैं। अपना समय निकाल के साहित्य के प्रेम को, समाज के प्रेम को तो दिखाने के लिए हमारा साथ, आपका साथ बहुत ज़रूरी है किसी भी कार्यक्रम में, किसी सफलता के लिए। तो एक बार फिर से मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ। एक प्रश्न पूछना चाहूँगी, किसी ने पूछा था अभी कि क्या कभी अर्शिया परवीन जी को भी स्टेज फ्राइट हुआ है? स्टेज पे जाने से पहले कभी कोई नर्वसनेस, कुछ थोड़ा-सा कुछ डर का एहसास क्या अब तो पता नहीं, अब तो नहीं होता होगा मैं उम्मीद करती हूँ, पर शायद 2008 से या 2008 में तब शुरुआत के दिनों में कुछ ऐसा महसूस होता था आपको? बिल्कुल शुरुआत में तो वो अनुभव आज भी जब महसूस करती हूँ, तो हँसी बहुत आती है कि चूँकि उस वक़्त इतना अनुभव नहीं था कि बचपन में कभी माइक पर खड़े होकर कभी कोई कविता नहीं बोली, आज स्टेज पर आप जाकर इतना बड़ा किरदार निभा रहे हो, तो वो अंदर एक एंग्ज़ायटी, वो एक जो फ़ियर होता है स्टेज फ़ियर, वो बचपन से कहीं न कहीं था और जब पहली बार जब मंच पर उतरी तो गला ही सूख गया था।
मतलब ऐसा था कि जी विंग में पानी की बॉटल्स रखी हुई थी कि हाँ अपना एक्ट किया और तुरंत आके पानी पी लिया। मैं एक बार का किस्सा जी जी सुनाती हूँ, अभी लेटेस्ट ही है। मैंने विशेष बच्चों के साथ में एक वर्कशॉप की थी 40 दिन की, जो मेरे साथी हैं अनुराग रायजादा जी, मेरे गुरु जी हैं राजू तामनकर जी, उनके जी साथ मिलकर 40 दिन की वर्कशॉप की थी, जिसमें 3 नाटक तैयार किए गए थे। वो 40 दिन की वर्कशॉप चल रही है, बहुत अच्छे से चल रहा है सब। जिस दिन, चूँकि मुझे उसमें एक्ट नहीं करना था, मुझे बच्चों से ही करवाना था। तो एक स्ट्रीट प्ले प्रस्तुत किया गया। तो पहले ही स्ट्रीट प्ले से पहले ही जैसे ही पर्दा खुलने की अनाउंसमेंट चल रही थी, क्योंकि मुझे उसमें गाना था बैक स्टेज से, तो मेरा गला सूखने लग गया अपने आप ही। जबकि मैं तो पर्दे के पीछे हूँ, मुझे तो कुछ नहीं करना, मैं तो स्टेज पर भी नहीं आ रही। उस वक़्त तो मेरी गुरुजी जी मेरी जी मेरी जी ये हालत देखकर घबरा रहे थे कि तेरे तुझे क्या हुआ? मैंने कहा सर मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे नहीं, मैं स्टेज पर प्रस्तुत कर रही हूँ। तो ये जो फ़ियर है या ये जो डर है, ये सिर्फ़ स्टेज पर ही नहीं होता कि अगर आप स्टेज पे प्रेज़ेंट कर रहे हो तभी ये डर है। जब आप बैक स्टेज में भी बिल्कुल जब रहते हो, तो उस प्रस्तुति को लेकर आपके अंदर एक डर रहता है और वो डर रहना ज़रूरी है, क्योंकि आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कभी भी। मेरे गुरु मेरे को एक ही बात हम्म सिखाते हैं कि बेटा ये मंच है, आप जब मंच पे चढ़ो तो आप इसको नमस्कार करके कि आप हमें अपने इस मंच पर प्रस्तुत करने का आप हमको आदेश दें। हम आपसे विनम्र अनुरोध, विनम्र निवेदन है, आप संभाल लें, क्योंकि ये रंगमंच जो है वो शिव की उपासना है, नटराज का ही स्वरूप है रंगमंच। तो आप अति विश्वास के साथ आप कभी भी ना उतरे मंच के ऊपर। और अभी कुछ वक़्त पहले ही अभी स्टेज पर परफ़ॉर्म किया, तो हाँ, अब जाके लगा ऐसा कि हाँ, अब थोड़ा स्टेज फ़ियर कम रहता है। पहले कहीं न कहीं था कि दर्शकों के सामने कहीं कुछ कुछ गलती ना हो जाए, वो एक मन में डर बना रहता है वो। और वो तब तक ही जी है जी जब तक आप कुछ वक़्त स्टेज पर ना गुज़ार दें, और उस वक़्त के बाद जब आप अपने रब का या ईश्वर का जब आह्वान करते हैं, तो उसके बाद वो सारा डर खत्म हो जाता है। फिर तो वो किरदार जो आप जी रहे हैं वही आपको ले जाता है आगे। बिल्कुल सही बिल्कुल सही मतलब अगर मैं आपकी बात को कुछ शब्दों में कहूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा कि डरना भी ज़रूरी है और डरना भी डर ज़रूरी है। और उसी डर के आगे फिर जीत भी होती है। तो जीत भी हो। बहुत सटीक सटीक जवाब दिया आपने और बहुत सही जवाब दिया कि थोड़ी-सी डर आपके काम को शायद थोड़ा-सा और तराश देती है। तो डर थोड़ा-थोड़ा डर भी ज़रूरी है और शायद आप कितने भी आगे बढ़ जाएँ, कितने भी अ, मंच पे कितने साल आपके व्यतीत करें, लेकिन फिर भी हर बार एक मंच पे आने का जो एक एहसास है, वो हमेशा शायद रहता है वो और शायद थोड़ा-सा रहना भी चाहिए कि और उसी से आपको एक ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा बहुत सही मिलती जवाब है। जी। दिया आपने। जी, जी। हमारे साथ आदरणीय रूपचंद जी जुड़े हुए हैं, उनका एक सवाल है जो मैं बोलना चाहूँगी कि क्योंकि उन्होंने बोला है कि इस पटल पे ज़्यादातर महिलाएँ आती हैं, तो ऐसा नहीं है, महिलाएँ नहीं, पुरुष भी का साक्षात्कार किया है मैंने और इसके बारे में आपको विभा बहुत अच्छे से बताएगी, तो हमारा ऐसा कुछ औचित्य नहीं है इस कार्यक्रम का। ये किरदार ए ज़िंदगी कार्यक्रम है, इसमें किरदार आते हैं, ना कि कोई महिला या फिर पुरुष। जय तो पुरुष। आदरणीय जी। रूपचंद जी शायद आपको मेरा जवाब शायद थोड़ा-सा आपको सही लगा होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ महिलाएँ ही आती हैं। तो इस यात्रा के बिल्कुल अंतिम चरण पे हम हैं और मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी कि आप क्या बताना चाहेंगी आज के नव युवक-युवतियों को जो इस रंगमंच की दुनिया में आना चाहते हैं? उन्हें कब से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? या और वो क्या-क्या कर सकते हैं और किस सोच, किस मानसिकता के साथ उन्हें इस रंगमंच का हिस्सा बनना चाहिए? आप उनको क्या बातें बताना चाहती हैं? ये ज़रूर बताएँ। बिल्कुल। मैं ये कहूँगी कि सिर्फ़ युवा ही नहीं, अगर हम रंगमंच को अ, बच्चों के शिक्षा के साथ ही थिएटर इन एजुकेशन के अंदर अगर हम
रंगमंच को जोड़ते हैं तो बच्चों के अंदर जो छुपी प्रतिभाएं हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में सिर्फ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, विषयों को पढ़ाया जा रहा है। मतलब जी चूंकि शिक्षा नीति है, बच्चों को 5th क्लास पढ़ानी है, बोर्ड क्लासेस पढ़ानी है, उनके अंक लेकर आने हैं, मतलब उनकी जो योग्यता है वो अंक तय कर रहे हैं। और माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा या कॉलेज तक आते-आते उनकी मानसिकता इतनी ज़्यादा बदल रही है कि हमको सिर्फ पास होना है। हमारे पेरेंट्स जो हमें पढ़ा रहे हैं, हमें उसके ऊपर खरा उतरना है। तो इस चीज़ से अतर मैंने बहुत बार देखा है, क्योंकि मैं बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ। तो बच्चों के अंदर की जो प्रतिभाएँ हैं, वो कहीं न कहीं दबी हुई हैं। एक हमारे समाज में एक वर्ग है जो उच्च वर्ग है, या कुछ परिवारजन हैं जो बच्चों की प्रतिभा को तराशने की कोशिश करते हैं। उन्हें वेकेशंस के अंदर जो क्लासेस लगती हैं थिएटर की या अलग-अलग, कि हाँ बच्चों को प्रोत्साहन मिले। लेकिन कहीं न कहीं कई बच्चे ऐसे हैं जिनको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता। उनके अंदर भी प्रतिभा है और वो कहीं न कहीं वो दबी हुई रह जाती है, क्योंकि उनको अच्छा मंच नहीं मिल पाता या अच्छे मार्गदर्शक नहीं मिल पाते उनको। तो अगर हम थिएटर इन इन एजुकेशन के अंदर इसके थ्रू बच्चों के पाठ्यक्रम में अगर हम रंगमंच को शामिल करते हैं, क्योंकि रंगमंच सिर्फ अभिनय ही नहीं है, अभिनय करना नहीं है, पार्श्व सहयोग के कई कई रूप हैं जिसके अंदर बच्चे अपना अपना करियर बना सकते हैं। या सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर ही नहीं, बच्चे खुद की प्रतिभा को चुनकर, क्योंकि बच्चों को ये पता ही नहीं है कि उनके अंदर क्या प्रतिभा छुपी हुई है। चूँकि हम एक एक ढर्रे पर चले जा रहे हैं कि हाँ, पढ़ाना है, नौकरी करनी है, बच्चे को अपना जॉब जॉब करना है, तो उसकी तो लाइफ नौकरी करने के अंदर ही निकल रही है। तो जहाँ कुछ लोग अपने अंदर एक ज़िद को या अपने अंदर एक रुचि को लेकर कुछ युवा वर्ग जो काम करता है कि हाँ, हमें थ्रू इसके, या उनको भी अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिलने की वजह से वो भी कहीं न कहीं भटकते हैं। क्योंकि आजकल कई तरह की, मैं कहूँगी कई कई तरह की ऐसी दुकानें खुली हुई हैं जो बोलते हैं कि हम 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर आपको थिएटर सिखा देंगे। जी ये ये असंभव है। थिएटर सिखाना ही असंभव है। थिएटर, अगर उस बच्चे के अंदर कोई प्रतिभा है, चाहे वो अभिनय की प्रतिभा हो, चाहे वो कोई म्यूजिक डायरेक्शन की हो या नृत्य की हो, आप उस प्रतिभा को पहचान कर आप उसको तराश सकते हैं। उसके अंदर जो जी गुण हैं, आप उसको निखार सकते हैं। ये कहें कि हाँ, हम कुछ वक़्त में सिखा देंगे, तो ये चीज़ संभव नहीं है। और आज इस तरह की युवाओं की मानसिकता बन गई है कि कम समय के अंदर बहुत कुछ पाना, जल कम वक़्त में बहुत कुछ पाना, तो वो जो कम वक़्त में पाई हुई जो सफलता है, वो कम वक़्त तक ही रहेगी। और जो बिल्कुल धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी जब आप मेहनत करके जब कोई चीज़ को पाते हो, कहीं तक पहुँचते हो, तो उसकी जो सफलता का जो मज़ा है ना, वो आपका खुद का होता है। और आप अगर उस सफलता पर पहुँचे हो तो आप पीछे मुड़कर देखें कि उस सफलता के रास्ते में जो जिन लोगों ने आपका साथ दिया, चाहे वो आपके परिवारजन हों, आपके टीम मेंबर हों या कोई और हो, तो उनका आप कृतज्ञ रहें आप उनको। सिर्फ़ ये नहीं कि आज मैं, जैसे आज मैं मानूँ कि आज मैं जो कुछ हूँ वो मेरी वज़ह से हूँ, ऐसा नहीं है। तो ये जी जो मानसिकता है या ये जो सशक्त विचारधारा है, ये हमारे अंदर होनी ज़रूरी है। और ये परिवारजन अगर बचपन से ही बच्चों के अंदर ये चीज़ें या ये संस्कार जब डालेंगे कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसका उसका जो आभार है, वो आप व्यक्त करना सीखें। तो कहीं न कहीं उस चीज़ के साथ आपके साथ ईश्वर की कृपा भी जुड़ जाती है, आपकी उस सफलता क्या को बात दुगना करने में। लेकिन है। हम कहीं न आज का जो युवा है वो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को छोड़कर एक होड़ में लगा हुआ है।
और उस होड़ की वजह से उसके अंदर जो सहने की जो क्षमता है वो भी कहीं न कहीं कम हो रही है। वो जिसका खामियाज़ा उसको खुद को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मतलब जो जिस तरह का आजकल मानसिकता बन गई है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक का दौर हो या जो रील्स वगैरह, जिस तरह की मानसिकता को दिखाया जा रहा है, उनकी सीमित मानसिकता बन गई है। और उस सीमित मानसिकता को अगर आपको विस्तृत करना है तो आपको अनुभव या ज्ञानी लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको सही और गलत की पहचान करा सके। आपको गुरुजनों का या जो उसके अनुभवी जो लोग हैं उनके साथ आपको बैठकर डिस्कस करना चाहिए। और आजकल जो सबसे बड़ी समस्या जो मैंने देखी है कि आमने-सामने बैठकर बात करने का जो एक सबसे प्रभावी तरीका था वो धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है। आज बच्चे अपने माता-पिता के साथ बैठकर बात नहीं कर पाते। आज उनका ऐसा लगता है कि आज उनका सबसे परम मित्र फ़ोन बन गया है। या जो गूगल है उसके 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 माध्यम से वो सारी चीज़ें पा सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आज गूगल पे भी जो जितनी भी जानकारियाँ हैं, जो सूचना है, वो सब अनुभवी ज्ञानी लोगों द्वारा ही फैली गई है। तो आप अ, आपके पास जो इतनी कीमती चीज़ है, चाहे वो आपके परिवारजन के रूप में हो या आपके गुरुजन के रूप में हो, तो आप उनसे बैठकर वो चीज़ पाइए। मेरे गुरु एक बात बोलते हैं कि मैं अपने 60 साल के जीवन का अनुभव अगर आपको 6 साल में दे रहा हूँ, तो आपकी ज़िंदगी के कितने साल खराब होने से बच गए। अच्छा है। बस ये क्या बात! मानना बहुत ये मानना आपका है कि आप उस अनुभव को कितना आत्मसात करते हैं। बिल्कुल, बहुत सही। बहुत ज़रूरी है। बहुत खूब बात करी, बहुत सही बात करी कि अनुभव हो, अपने व्यक्तित्व को पहचाने, अपने आशाओं को पहचाने कि हम किस वजह से हम रंगमंच में आना चाह रहे हैं। तो बहुत सारी बातें करी, बहुत सारे पहलुओं को छुआ आज हमने, बहुत आपके जीवन के बारे में बहुत कुछ जाना। रंगमंच से एक जुड़ाव आपने आज हमारा, हमारे श्रोताओं का, सबका किया। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ मैं एक बार फिर से उन सभी श्रोताओं को नमस्कार करना चाहूँगी, वंदन करना चाहूँगी। आदरणीय बसंत जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आदरणीय गुलशन जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय सुरेंद्र सागर जी जुड़े, साधना जी, आदरणीय उमेश जी, बहुत लोग जुड़े हुए हैं और सभी बहुत सब एक ही बात बोल रहे हैं। अगर मैं सबकी एक बात को लाऊं कि बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया है आज आपने, आपके बहुत सारे जो आपके जवाब थे उससे हमने बहुत सारे पहलुओं को जाना है। और अब शायद जो लोग इस क्षेत्र में जाना चाहेंगे वो आपकी बात सुनकर उन्हें कुछ एक रास्ता साफ होता हुआ जरूर दिखेगा। तो आपका एक बार फिर से आशा परवीन जी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि थैंक आप यू इस पटल बहन। पर आए और हमसे बहुत सारी बातें करी। शुभ रात्रि, शुभ संध्या। अगली बार फिर से हम इस किरदार जिंदगी में एक और किरदार के साथ जरूर मिलेंगे। सबको शुभ रात्रि, जय, नमस्कार। नमस्ते, जय हिंद।